नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो भाई आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई एक कैंडिडेट दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है इलेक्शन एज पर सेक्शन 33(7) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है। रेड सैंडर्स की स्मगलिंग से लेके साइट्स डाटाबेस को यहाँ पे कोट किया गया है। यूएस मिलिट्री को फिलीपींस में कुछ और बेसेस का एक्सेस मिला है। कोलेरा वैक्सीन की कमी पड़ रही है अफ्रीका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश मोनार्की के साइंस को अपने $5 के नोटों से हटा दिया है। और पाकिस्तान चाइना डिजाइंड $2.7 बिलियन की न्यूक्लियर प्लांट को लॉन्च कर रहा है बिजली पैदा करने के लिए, जिससे हो सकता है कि कुछ हद तक पाकिस्तान की जो बिजली की कमी की प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये तो हो गई आज की न्यूज। कल के देखिए 4 आर्टिकल्स दोस्तों बचे हुए हैं। सोशल सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल बचा हुआ है। विजन फॉर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक आर्टिकल बचा हुआ है। कैपिटल आउटलेज और फिजिकल प्रूडेंस से रिलेटेड एक आर्टिकल बचा है। और राफ्ट ऑफ कंसेशन एंड कंसोलिडेशन, ये कल के एडिटोरियल का है, यानी 2 फरवरी के एडिटोरियल का, जो कि छूट गया था। यहां पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा आज का जो एडिटोरियल उसमें पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस, चैट जीपीटी क्या है, शॉर्ट फॉर साइंस, फायर एंड आइस। तो आज के 5 आर्टिकल्स। तो बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। मैं बिना समय बर्बाद किए सीधे टेक ऑन करता हूं। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहां पे चीजों को खत्म करूं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब कभी कभी आपको चीजों के बारे में ना पता हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ चीजें छुपा के रात में बंद कमरे में कुछ करता था, वाइफ को पता नहीं था, बाद में पता चला वो इनसाइडर ट्रेडिंग करता था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। बट पुलिस को पता चला कि वाइफ को कुछ पता नहीं है, तो वाइफ को जेल में नहीं डाला। तो बेसिकली यहाँ पे वाइफ के लिए क्या हो गया, इग्नोरेंस इज ब्लिस। क्योंकि हस्बैंड जो भी गड़बड़ काम कर रहा था, जो भी क्राइम कर रहा था, उसमें वाइफ इन्वॉल्व नहीं थी, तो उसको वहां पे सजा नहीं हुई। तो कभी कभी चीजों के बारे में ना जानना ही आपके लिए अच्छा होता है। यही होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 इलेक्शंस, नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इलेक्शन लॉ के अंदर एक ऐसा प्रोविजन जो कि यह बोलता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। ये जो पर्टिकुलर क्लॉज था ये जोड़ा गया था 1996 में। 1996 से पहले अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट कितनी भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेक्शन 33(7) ऑफ आरपीए 1951 के आने के बाद एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। अब जब ये मैटर पहुंचा यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से पिटिशनर ने बोला कि भाई, और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पे सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, कि भाई एक कैंडिडेट जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है, ये गड़बड़, इसको हटा दीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह बोला कि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कंसर्न करता है। यहां पे पार्लियामेंट कॉल लेगी, हम यहां पे बोलने वाले कुछ भी नहीं होते हैं। समझ गए बात को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का ये बोलना है कि भाई अक्सर कर ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाता है। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने के बाद वो एक ही सीट अपने पास रखेगा, तो एक सीट उसको छोड़नी पड़ेगी। जो सीट वो छोड़ेगा वहां पे इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट करने पड़ेंगे बाई इलेक्शन, और इन बाई इलेक्शंस में खर्चा होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि भाई ये फिजूल का खर्चा क्यों करना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा, केंद्र की सरकार से, कि भाई आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो केंद्र की सरकार ने बोला कि भाई देखिए, लॉ कैन नॉट कर्टेल द राइट ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड कर्टेल द पॉलिटी चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट्स। जब सेक्शन 333 क्लॉज 7 में ये बोला गया है कि भाई एक कैंडिडेट 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है, तो ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट करिए। और अगर आपको कुछ ऐसा नियम कानून लेके आना है, 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिस्ट्रिक्शन, तो भैया लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, सेक्शन 33 क्लॉज 7 को हटाना पड़ेगा। अभी के लिए तो सरकार ने बोला है कि नहीं भाई, ये जो रिस्ट्रिक्शन है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये रीजनेबल इनफ है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, ये सरकारी पॉलिसी है, सरकारी इसमें स्टेप लेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा था कि नहीं भाई, एक कैंडिडेट 1 सीट से इलेक्शन, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चूंकि सरकारी पॉलिसी है कि एक कैंडिडेट 2 सीट तक से इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो ठीक रहेगा।
हालांकि इलेक्शन कमीशन की एक रिकमेंडेशन यहां पे मानने वाली है। इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा हो तो उससे 5 लाख रुपए जमा करा लो, और जनरल इलेक्शन में अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ा हो तो 10 लाख रुपए जमा करवा लो, और मान लो दोनों जगह से जीत जाता है, एक जगह खाली करता है, तो वो जो उसका पैसा जमा किया हुआ है वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको उसने खाली किया है पहली जीतने के बाद, वहां के बाई इलेक्शन के खर्चे में उस पैसे को लगाया जाएगा। तो बेसिकली ये एक डिस्करेजमेंट की तरह काम करेगा इन कैंडिडेट्स के लिए। बट मैं आपको बता दूं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जीतते हैं या लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन जीतते हैं, उनके लिए 5 लाख या 10 लाख रुपए चिल्लर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, करोड़ों का पैसा उनको दिया जाता है लोगों की सेवा में लगाने के लिए, तो 5 लाख इज लाइक पीनट्स टू देम। खैर वो एक अलग इशू। आ जाते हैं अगली न्यूज पे, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन, स्टडी मसूरी स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट टूल। तो भैया क्या है, रिसेंटली एक न्यूज रिपोर्ट निकल के आई है कि जो जोशीमठ में हुआ लैंड सब्सिडेंस, कुछ इस प्रकार की चीज मसूरी टाउन में भी हो सकती है। मसूरी देहरादून के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। जब मैं देहरादून रहता तो कई बार जाता था, और ज्यादातर लोग जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनका तो भैया ड्रीम शहर होना चाहिए, क्योंकि कल की डेट में अगर आईएएस बनेंगे तो ट्रेनिंग के लिए आप मसूरी जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट मैं बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने 2001 में मसूरी में एक स्टडी कंडक्ट की थी मसूरी की कैराइंग कैपेसिटी को लेके, और इस पर्टिकुलर एकेडमी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मसूरी की कैराइंग कैपेसिटी फुलफिल होने वाली है और कंस्ट्रक्शन वायबल नहीं होगा मसूरी के अंदर। बट उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन करते रहे, सरकारें रुकी नहीं। अब जब न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया। स्यूमोटो कॉग्निजेंस मतलब कोई पिटीशन लेके नहीं गया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जजेस ने खुद ही बोला कि भैया हम इस मैटर को देखेंगे। और ओवरऑल देखिए तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक 9 मेंबर की कमेटी बना दी है जो ओवरऑल स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी स्टेशन और स्पेशल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मसूरी को मॉनिटर करेगी, उसके बारे में व्यू पॉइंट देगी, रेमेडियल मेजर्स को यहां पे प्रपोज करेगी ताकि मसूरी में इन्वायरमेंटल डैमेज कम हो। देखिए मसूरी इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार से भी बोला है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कि आप स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी को लेकर एक स्टडी कंडक्ट करिए। 9 मेंबर की कमिटी बना दी है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। देहरादून के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, इन्होंने ये बोला है कि मसूरी में ओवरऑल सीपेज और लैंड सब्सिडेंस ऑफ बिल्डिंग को लेके ऑलरेडी एक स्टडी कंडक्ट की गई है। मसूरी के लैंडौर बाजार के पास जो रोड है वहां पे बहुत सारी मल्टी स्टोरेज टूटी फूटी बिल्डिंगें थी जिनको खाली करने को भी बोला गया है, जिनको डिसमेंटल करने को भी बोला गया है, क्योंकि एक तो बिल्डिंग्स अच्छी हालत में है नहीं, हल्का सा भी अगर ग्राउंड का मूवमेंट हुआ वो बिल्डिंगें गिर जाएंगी, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जान माल को नुकसान हो सकता है। फिर इस पर्टिकुलर इलाके में जो लैंडौर बाजार के आसपास का है, इसके 50 मीटर के इलाके में ड्रेनेज की प्रॉपर सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो कल की डेट में मसूरी टाउन में अगर कस के पानी बरसता है तो पानी शहर के अंदर भरने लगेगा, नीचे की तरफ सीप आउट नहीं कर पाएगा, और अगर सीप आउट करेगा तो रास्ते की बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ जाएगा। इसलिए भी जो डायलेपिडेटेड पुरानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इनको हटाने की बात हुई। तो मतलब कहीं ना कहीं एनजीटी यहां पे कॉग्निजेंस हो रहा है। जोशीमठ में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जो राज्य प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है, वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है ग्राउंड लेवल पे मसूरी में, और बाकी हिमालय के हिल स्टेशंस में कुछ ऐसी स्टडी करवाई जा रही है। केवल मसूरी में ही नहीं, इस प्रकार के पोटेंशियल खतरे हमारे देश की ऑल हिल सिटीज को भी अफेक्ट करते हैं, और हिली एरियाज का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है, उनकी अलग फ्रेजिलिटी होती है, यूनिक फ्लोरा फौना होता है। तो कैरिंग कैपेसिटी इन इको सेंसिटिव इलाकों की हिमालयन रीजन में एक होलिस्टिक मैनर में होनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को भी आप बचा पाओ, वहां की लोकल कंडीशंस को भी आप प्रोटेक्ट कर पाओ। अगर कल की डेट में कुछ लैंड सब्सिडेंस जैसा या हैवी रेनफॉल जैसा या फिर आप कह लो कि फ्लड जैसी कोई स्थिति आती है तो हम उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो बेंच है वो उत्तराखंड की सरकार को क्या डायरेक्शन दे रही है? विदाउट अंडरमाइनिंग द नीड for study in all eco-sensitive areas is already directed. We direct a specific study for Mussoorie in the light of apprehensions expressed in the above media report. Such study may cover as to how much constructions can be allowed and with what safeguards. What safeguards can be used for existing building and all other relevant and associated parts, including vehicular traffic, sanitation management, maintaining ecological integrity in terms of soil suitability and flora fauna. तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। फिर अगर आप देखो तो एनजीटी ने एक 9 मेंबर की ज्वाइंट कमिटी बनाई है जिसको लीड कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के। इस पर्टिकुलर कमिटी में वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रॉक मैकेनिक्स बेंगलुरु, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स है। उत्तराखंड के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरमेंट के, वो इस पर्टिकुलर कमेटी की नोडल अथॉरिटी की तरह काम करेंगे। जो भी मेंबर्स हैं उनको मदद वगैरह अवेलेबल करवाना, प्रशासन की मदद देना, ये सब ये करेंगे। तो ये कमेटी जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा मसूरी के अंदर, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स को सजेस्ट करेगी। when it is talked in terms of carrying capacity, hydrogeology studies, geomorphological studies और बाकी जो भी आपके allied और इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं उनको लेके। ठीक है भाई, अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 हेल्थ इंटरनेशनल न्यूज। अफ्रीकन कंट्रीज लैक इमीडिएट एक्सेस टू कोलेरा वैक्सीन। अफ्रीका की पब्लिक हेल्थ एजेंसी का ये बोलना है कि भाई अफ्रीका में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे डेडली कोलेरा का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। सिर्फ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका के बाहर की कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। अभी मैं बताऊंगा कहां कहां। तो अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि अफ्रीका की पब्लिक एजेंसी है, इसका यह बोलना है कि ये लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर रहे हैं और जो ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन है ना, गावी वैक्सीन अलायंस, इसके साथ भी बात कर रहे हैं कि भाई अर्जेंट बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोजेज ये अपने पास ले आए, ताकि कल की डेट पे अगर अफ्रीका में कहीं पे कोलेरा आउटब्रेक आता है तो कुछ हद तक तो उसको टैकल किया जा सके। अभी के लिए जो WHO के पार्टनर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि चूंकि वैक्सीन की कमी है तो ओवरऑल जो भी कोलेरा से इंपैक्ट हो सकता है, आप उसको वैक्सीन के 2 डोजेस देने की बजाय 1 ही डोज दो, तो वो 1 डोज कुछ हद तक तो ओवरऑल बीमारी को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होगा। अब वो किस हद तक बीमारी को प्रमोट कर पाएगा, कितने एग्जैक्ट ड्यूरेशन तक रोक पाएगा, ये क्लियर नहीं है। ठीक है ना, बट कुछ तो रोकेगा, ये बात यहां पे निकल के आ रही है। अगर आप देखो तो हैती और सीरिया अफ्रीका में नहीं आता है। ये बेसिकली 2 मतलब कंट्रीज हैं जो बड़े बड़े आउटब्रेक्स जहां पे हुए हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। WHO और पार्टनर एजेंसी जैसे गावी वगैरह के पास कोलेरा वैक्सीन का स्टॉक पाइल होता है। इस स्टॉक पाइल की कमी है तो भाई ओवरऑल लॉजिकल रीजनेबल बेसिस पे जितना भी स्टॉक पाइल्स अवेलेबल है दवाइयों को इशू किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज में। साउदर्न अफ्रीका में कंट्री है मलावी में भयंकर कोलेरा आउटब्रेक आया है। 3577 नए केसेस आए हैं कोलेरा के। पिछले हफ्ते में 111 मौतें हुई हैं और ये बल्क बनाते हैं कोलेरा केसेस का कॉन्टिनेंट में। 2023 की शुरुआत से अगर आप देखो तो 27,300 नए केसेस देखने को मिले हैं कोलेरा के, जिसके चलते 687 मौतें हुई हैं 5 अफ्रीकन कंट्रीज में। और WHO का बोलना है कि चूंकि इन अफ्रीकन कंट्रीज में होती है गर्मी और कोलेरा जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है वो गर्म पानी में ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल इन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलेरा की बात करें तो एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज है, पब्लिक हेल्थ हैजार्ड है, एक्यूट डायरियल इलनेस है। जब इंटेस्टाइन में बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरो पहुंच जाता है तब ये डिजीज कॉज होती है। इसकी जो इन्फेक्शन है वो ऑफन माइल्ड होता है, ज्यादा सिम्टम्स होते नहीं है, बट कभी कभी ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके? प्रोफीज वाटरी डायरा, वॉमिटिंग, लेग क्रैम्प्स। एक पर्सन को कोलेरा हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर से या कंटामिनेटेड फूड को खाने से, और ये कोलेरा बैक्टीरियम की वजह से होता है। ओवरऑल ये जो डिजीज है अगर सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 3 WHO प्री क्वालिफाइड ओरल कोलेरा वैक्सीन भी एग्जिस्ट करती हैं। एक है ड्यूकोरल, एक है शैंकॉल, एक है यूवीकोल प्लस। अब ये तीनों ही वैक्सीन प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए आपको एक वैक्सीन की कम से कम 2 डोज तो लेनी होगी। अब चूंकि 2 डोज की यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए WHO पार्टनर एजेंसी बोल रही है कि एक ही डोज ले लो, कुछ हद तक तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही कोलेरा से। आगे जाते हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। UNEP मैनेज साइट्स डाटाबेस रिवील्स रेड सैंडर स्मगलिंग। तो भैया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज का डाटाबेस ने 28 इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया है रेड सैंडर्स के कन्फिस्केशन, सीजर और स्पेसिमेन को लेके। वो रेड सैंडर्स जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे थे। वैसे तो रेड सैंडर्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकते हैं अगर सरकारी परमिशन हो, बट सरकारी परमिशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है। ज्यादातर केसेस में रेड सैंडर्स की स्मगलिंग ही होती है। ये जो पुष्पा मूवी आपने देखी होगी अल्लू अर्जुन की, इसमें बेसिकली रेड सैंडर्स की ये स्मगलिंग ही दिखाई गई है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग चलता है।
अब ट्रैफिक करके ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक फैक्ट शीट प्रोड्यूस की है। उसी फैक्ट शीट में जो 28 इंसिडेंट्स हुए हैं रेड सेंडर्स से, उनके बारे में बात की गई। रिसेंटली आपने सुना भी होगा, अगर आप न्यूज प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, मुंद्रा में और नावा शेवा पोर्ट में रेड सेंडर स्मगलिंग को पकड़ा भी गया है, कई टन रेड सेंडर बरामद भी हुआ था। अब अगर आप साइट्स की बात करो, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सरकारों के बीच में। काम क्या है इसका? तो इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को रोकना, ताकि स्पेशीज के सर्वाइवल को आप इंश्योर कर सको। और इंडिया से जो इलीगली रेड सैंडर स्मगल हो रहा था, वो जा कहां रहा था? तो 53.5% चाइना जा रहा था, 25% हांगकांग जा रहा था, 17.8% सिंगापुर जा रहा था, 3.5% यूएसए जा रहा था। रेड सैंडर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पेटोरोकार्पस सेंटेलिनस। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो। रेड सैंडलवुड भी बोला जाता है इसको, ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में मिलता है, एंडेमिक ट्री स्पेशीज है। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्पेशी के जो पेड़ हैं वो 10 से 15 मीटर तक की ऊंचाई पे उगते हैं। एक्सप्लॉइटेड ट्री स्पेशीज है। 25 से 30 साल लग जाते हैं एक पेड़ को अपने मैच्योर स्टेज में पहुंचने के लिए, और इलीगल लॉगिंग और हार्वेस्टिंग मेजर स्केल पे होती है इस पर्टिकुलर पेड़ की। इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड है और इंपोर्ट रेड सेंडर्स का इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है। ठीक है भाई, देखा जाए तो इंडिया के से जो डाटा निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि 19,000 टन रेड सेंडर्स के लॉग एक्सपोर्ट हुए हैं। ठीक है ना, अब उसमें इलीगल एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप यही इंपोर्ट देखो दूसरी कंट्रीज में, तो वो केवल 4,600 टन लॉग दिखाता है, 127 टन सॉन वुड दिखाता है, 20 टन ट्रांसफॉर्म वुड दिखाता है, 980 kg के वुड प्रोडक्ट्स निकालता है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जितना स्मगलिंग का डाटा रेड सेंडर्स एक्सपोर्ट का इंडिया से निकल के आ रहा है, उतना ही कंटेम्प्रेरी डाटा इंपोर्ट में बाकी कंट्रीज में रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बड़े स्केल पे इलीगल बेसिस पे रेड सैंडर्स की स्मगलिंग हो रही। तो अभी जो रिसेंटली कम्युनिक निकाला गया जिसका टाइटल है रेड सैंडर्स फैक्ट शीट ऑन इंडियाज रेड सैंडर्स इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इसके हिसाब से चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है इलीगल रेड सैंडर्स का, 13,618 टन, हांगकांग 5,215 टन, सिंगापुर 216 टन। वहां पे मेडिकल पर्पसेस बहुत सारी चीजों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड सैंडर्स को फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लकड़ी को। इस रेड सैंडर्स के पेड़ के ऊपर जो लाल रंग का कलर है ना, इस रेड डाई को इस वुड से निकाला जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर और मेडिसिन सेक्टर में इसको एज अ कलरिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। रेड सैंडर्स ये जो पेड़ है, ये शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट की। तो मतलब शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है ये रेड सैंडर्स, और IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड इसको बोला गया। बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है ये ट्री, 25 से 40 साल लगता है ओवरऑल नेचुरल फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर ट्री को मैच्योर होने में। ओके भाई, अलग अलग राज्यों में भी ओवरऑल इसकी स्मगलिंग को लेके नियम कानून बनाए गए, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट जो है उसके अंदर अगर आप देखो तो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया रेड सैंडर्स को, क्योंकि जो शेषाचलम हिल्स हैं वो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ही आते हैं। रेड सैंडर स्मगलिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, बट उसके बावजूद भी इसकी स्मगलिंग होती है, ये सबको पता है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। रेड सैंडर्स को हार्बर करने वाले जो फॉरेस्ट है ना, इनको हाई कंजर्वेशन एरियाज यहां पे एड्रेस किया गया, इनको एडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क देने की बात की गई, दिया भी गया। बहुत सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कस्टम, रेलवे, पुलिस, DRI, कोस्ट गार्ड, ये सब लगे रहते हैं कि किसी भी हाल में रेड सैंडर्स की स्मगलिंग को रोकना है। बट तब भी ओवरऑल अगर आप देखो तो बड़े स्केल पे इसकी स्मगलिंग होती है। और कितना मुश्किल है आप सोचिए, पेड़ों को काटना, फिर जंगल से उनको किसी पोर्ट तक पहुंचाना, चाहे आप चेन्नई के पोर्ट तक पहुंचाओ, चाहे मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचाओ, चाहे नावा शेवा मुंबई पोर्ट तक पहुंचाओ, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना। कितनी अथॉरिटीज आती हैं बीच में, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आएंगे, फिर बीच में आपका पुलिस आ जाएगी उस राज्य की, फिर अगर आप देखो तो कस्टम डिपार्टमेंट आ जाएगा, ये DRI जैसी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज एजेंसीज भी एक्टिव रहती हैं, बट फिर भी स्मगलिंग हो रही है। आगे आ जाते हैं GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, US मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपींस बेसिस। तो भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फिलीपींस ने एक डील साइन की है कि US ट्रूप्स को साउथ ईस्ट एशियन नेशन फिलीपींस के 4 और बेसिस का एक्सेस मिलेगा। अगर आप देखो तो इस समय पे ओवरऑल जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड मार्कोस, ये कहीं ना कहीं प्रो US हैं। इससे पहले जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रोड्रिगो ड्यूटर्टे, वो प्रो चाइना थे। एक समय पे फिलीपींस US के कंट्रोल के अंदर आता था, आज की डेट में बड़ा एलाई है।
और चूंकि फिलीपींस की लोकेशन ताइवान के बहुत पास है, तो यूएस अपना इनहैंस्ड मिलिट्री प्रेजेंस रख रहा है कहां पे? फिलीपींस में, ताकि कल की डेट में चाइना अगर ताइवान पे अटैक करता है तो यूएस तेजी से रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है ना भाई। तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन साहब ने स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ द कंट्री फिलीपींस में कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने की बात की है और उसके लिए यहां पे एग्रीमेंट साइन किया गया। बीजिंग की जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है ताइवान के अंदर, उसके लिए आसपास में बेसिस बनाने के लिए फिलीपींस एक बेस्ट ऑप्शन नजर आया है यूएसए को, और फिलीपींस ने भी यूएसए को यहां पे एंटरटेन किया है। इससे क्या, फिलीपींस को बहुत सारी डिफेंस एड, पैसा वगैरह मिलेगा यूएसए से। अब क्या है, चूंकि ये ताइवान के बहुत पास है, ताइवान के सराउंडिंग वाटर्स के बहुत पास है, और यूएस एयरफोर्स के 4 स्टार जनरल का ये बोलना है कि चाइना ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट 2025 तक हो सकती है। तो इसी कंटेक्स्ट में ओवरऑल फिलीपींस के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यूएस बढ़ा रहा है। अब तक फिलीपींस के अंदर 9 बेसिस पे यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है। बातचीत हो रही कि पोटेंशियल 10वीं जगह पे भी आप कह लो यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी। कहां पे? फिलीपींस में। अगर आप देखो तो यूएस और फिलीपींस का एक 10 साल पुराना सिक्योरिटी अलायंस है, एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, आप उसको बोलते हो इनहैंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस पर्टिकुलर इनहैंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में 5 फिलीपींस के बेसिस का एक्सेस है यूएस फोर्सेस के पास। अब 4 बेसिस का एक्सेस और मिल गया है। ठीक है, यहां पे आपको राइट साइड पे फिलीपींस का नक्शा नजर आ रहा है। अब बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो नए एक्सेस मिले हैं बेसिस का, ये 2 बेसिस तो आपके ल्यूजॉन में है। ये जो ल्यूजॉन नाम का सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा है ना आपका नॉर्थ फिलीपींस में, यहाँ पे 2 बेसिस हैं। एक बेस पलावान आइलैंड में, यहाँ पे आपको पलावान आइलैंड दिख रहा है। अब ये पलावान आइलैंड स्प्रैटली आइलैंड्स के बहुत पास है, और स्प्रैटली आइलैंड्स पे इलीगल कब्जा करके बैठा है चाइना। बाकी कंट्रीज उसको क्लेम करती हैं इंक्लूडिंग फिलीपींस। तो बेसिकली यूएस भी यहाँ पे जो अपनी प्रेजेंस है साउथ चाइना सी के बैकयार्ड में बढ़ा रहा है। तो कल की डेट में ताइवान के ऊपर अटैक करने से पहले चाइना 10 बार सोचेगा, स्पेसिफिकली लुकिंग टू द फैक्ट कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की कमर तोड़ दी यूएसए ने इनडायरेक्टली पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट करके। हालांकि यूक्रेन इतनी वॉर हार्डी कंट्री निकली है, कल की डेट में फिलीपींस इतना वॉर हार्डी निकलेगा इस बात के चांसेस क्लियर नहीं है, या फिर कह लीजिए कम है। जिस पेपर टू इंटरनेशनल न्यूज, पाकिस्तान लॉन्चेस $2.7 बिलियन चाइना डिजाइन न्यूक्लियर प्लांट। तो पाकिस्तान ने इनॉग्रेट किया एक $2.7 बिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर। ये 1100 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट है, और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होगी वो कंपैरेटिवली चीपर होगी, ऐसा बोलना है पाकिस्तान के रेगुलेटर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी का। इस फैसिलिटी को ग्रिड से जोड़ा गया था मार्च 2022 में। अगर आप देखो तो कराची में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है उसमें दूसरी यूनिट में यहां पे चाइनीज डिजाइंड हुआलोंग 1 रिएक्टर लगा है। तो चाइनीज मेड रिएक्टर के बेसिस पे न्यूक्लियर पावर पैदा कर रहा है कौन? पाकिस्तान। हालांकि सिर्फ 1100 मेगावाट से पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस सॉल्व नहीं होगी, बट हाँ ये एक स्टेप जरूर है इलेक्ट्रिसिटी में, आप कह लो इंडिपेंडेंस के रिस्पेक्ट में, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि इनके $5 का जो नोट है इसके ऊपर किंग चार्ल्स 3 की इमेज नहीं होगी। क्वीन एलिजाबेथ 2 की इमेज अभी थी, बट क्वीन एलिजाबेथ 2 की मृत्यु हो चुका है। तो जब क्वीन एलिजाबेथ 2 की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बातचीत हुई थी कि क्या हमें हमारे नोटों के ऊपर ओवरऑल एक फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पावर के हेड का सिंबल होना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक समय पे अंग्रेजों के राज के अंदर था, कॉमनवेल्थ का मेंबर है, ब्रिटिश मोनार्की की वो इज्जत करते हैं, लेकिन अब ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो अपने कल्चर और हिस्ट्री, मतलब फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस के कल्चर और हिस्ट्री को ऑनर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस को ऑनर करेंगे। इसलिए ओवरऑल यहां पे ब्रिटिश मोनार्क की फोटो ना लगा के कोई एक ऐसी फोटो लगाई जाएगी जो कि इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस को डिनोट करती है। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहाँ पे बताया गया। वैसे 1999 में एक रेफरेंडम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और उस समय पे ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बोला था कि ठीक है भाई, ब्रिटिश मोनार्क की फोटो आप लगा दो किसके ऊपर? अपना नोट के ऊपर। ओके, और हेड ऑफ द स्टेट भी ब्रिटिश मोनार्क को मारा था इन लोगों ने 1999 के रेफरेंडम में। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की जो सेंटर लेफ्ट लेबर गवर्नमेंट है वो ओवरऑल एक ऐसा रेफरेंडम कराने की कोशिश कर रही है जिससे ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनको ये माना जाए कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वो हैं, और जो बाहर से लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं उनके राइट्स वायलेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिजीनियस लोग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो बलि कौन चढ़ेगा? तो $5 के नोट के ऊपर जो ब्रिटिश मोनार्क की फोटो है वो यहाँ पे बलि चढ़ेगी।
हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलियन सिक्कों के ऊपर ब्रिटिश मोनार्क की फोटो रहेगी। अब भाई आ जाते हैं कल के एडिटोरियल पे। कल के एडिटोरियल पे सोशल सेक्टर वाला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, एग्रीकल्चर वाला। अब देखिए इन बजट के 4 आर्टिकल्स में कुछ रिपीटेड फैक्ट्स होंगे। सोशल सेक्टर में देखिए यहाँ पे दीपा सिन्हा जी क्या बता रही हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में। क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि 2023 के बजट में ऐसा एक्सपेक्टेड था, चूंकि 2024 में जनरल इलेक्शन है तो सरकार से एक्सपेक्टेड था कि बड़े बड़े वेलफेयर से रिलेटेड अनाउंसमेंट आएंगे, बट ज्यादा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार ने पैसा ज्यादा दिया है, वेलफेयर अनाउंसमेंट ज्यादा बड़े नहीं किए हैं। स्ट्रेटेजिक विजन क्या है सरकार का? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने सैंक्शन किया 10 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल के अमाउंट से, पिछले साल का अमाउंट लगभग 7.5 लाख करोड़ था, 33% ज्यादा है। और अगर इस 10 लाख करोड़ में आप जो ग्रांट इन एड राज्य की सरकारों को देगी केंद्र की सरकार कैपिटल एसेट्स के लिए, उसको इंक्लूड कर लो तो लगभग 13.7 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए केंद्र की सरकार ने एलोकेट किए। ओवरऑल देखो तो जीडीपी का ये बनता है 4.5%। ये अमाउंट पिछले साल 2022-23 के लिए जीडीपी का था 3.9%, 2023-24 के लिए एस्टिमेट किया जा रहा है 4.5%। फिर सरकार यहां पे फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है। फिस्कल डेफिसिट 2022-23 के एंड पे थी 6.4% ऑफ द जीडीपी, जो कि 2023-24 के एंड में एक्सपेक्ट की जा रही है 5.9% ऑफ द जीडीपी, और 2025-26 के एंड तक एक्सपेक्ट की जा रही है 4.5% ऑफ जीडीपी। फिर अगर आप देखो तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फूड सब्सिडी का बिल है, बजटेड एस्टिमेट, वो निकल के आ रहा है 1.97 लाख करोड़, और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था पिछले साल का वो था 2.8 करोड़। मतलब 2022-23 के एंड पे जो फूड सब्सिडी दी है सरकार ने वो 2.8 लाख करोड़ थी, और इस साल रिवाइज्ड एस्टिमेट थी 2.8 लाख करोड़, और इस साल 2023-24 के लिए फूड सब्सिडी लगभग खर्च की जाएगी 1.97 लाख करोड़। तो इतनी कम कैसे हो गई? वो इतनी कम ऐसे हो गई दोस्तों कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर जो 5 किलो सीरियल्स पर पर्सन पर मंथ फ्री में बांटे जा रहे थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। वो अलग बात है कि वही फ्री वाला कंपोनेंट अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल क्वांटम ऑफ फूड ग्रेन्स तो कम हो गए हैं ना यहाँ पे, तो वो भी बेटर करता है। तो भले ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम NFSA के अंदर जो फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे वो पहले पैसों के दिए जाते थे, 1 रुपए प्रति केजी, 2 रुपए प्रति केजी, 3 रुपए प्रति केजी, वो फ्री में दिए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाला आपने कंपोनेंट हटा दिया, तो ओवरऑल क्वांटम ऑफ फूड ग्रेन्स जो बांटे जा रहे हैं लोगों को वो कम हो गया, तो सरकार का खर्चा भी यहां पे कम होगा। अब ये यहां पे सही नहीं है। ऑथर का बोलना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने लोगों को भुखमरी से बचाया है पैंडेमिक के समय पे, तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। फिर ओवरऑल मनरेगा स्कीम के अंदर सरकार ने अलॉटमेंट कम किया है। 2022-23 का जो रिवाइज एस्टिमेट था मनरेगा स्कीम का वो था 89,400 करोड़। इसको बहुत ज्यादा कम बोला जा रहा था, जो कि पैंडेमिक के साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ था। लेकिन 2023-24 का बजटेड एस्टिमेट मनरेगा का केवल 60,000 करोड़ है। ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहे हैं कि सरकार डिलिबरेटली मनरेगा के ऊपर कम खर्चा करना चाह रही है, कम पैसा एलोकेट करके, वेज कट करके, लंबे समय तक पेमेंट ना रिलीज करके। तो ये जो ऐप बेस्ड अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है मनरेगा का, इसको हटाया जाना चाहिए। ऑलरेडी मनरेगा के अंदर जो तनख्वाहें दी जाती हैं वो कम है, और जो थोड़ा बहुत दिया जा रहा है वो भी खत्म कर रहे हो, कुछ इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। फिर जो सक्षमवाड़ी आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान और स्कीम ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जो पैसा एलोकेट किया गया 2023-24 में, वो 20,554 करोड़ है। पिछले साल ये अमाउंट 20,263 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, कोई खास नहीं बढ़ाया गया है। फिर जो स्कूल मील स्कीम है जिसका नाम है पीएम पोषण स्कीम, इसको 11,600 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किया है। 2022-23 में अलॉटमेंट था 12,800 करोड़। फिर एक समर्थ स्कीम है। समर्थ स्कीम मैटरनिटी इंटाइटलमेंट स्कीम है। कुछ और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीमों के साथ मिला के इसको पैसा दिया गया 2,582 करोड़, जो कि पिछले साल की एलोकेशन 2,622 करोड़ से कम है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो स्कीमें हैं ये मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज के प्रति टारगेटेड हैं, उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को प्रमोट करने के लिए क्रिटिकल है। अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की एक रीसेंट रिपोर्ट ये दिखाती है कि ओवरऑल आंगनवाड़ी सर्विसेज और मिड डे मील्स के लिए जो पैसा 2011 में दिया जाता था,
इफेक्टिवली 2022-23 में वो पैसा 30% तक कम हो चुका है। मतलब 2011 में इन वेलफेयर सर्विसेज में जो पैसा डाला जा रहा था आंगनवाड़ी मिड डे मील में, वो अब इफेक्टिवली 30% तक कम है। तो ये सब बातें और बताई जाएंगी। फिर ओल्ड एज, विडो और डिसेबल्ड पेंशन जो दी जाती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर, उसमें लगभग 9,600 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, पिछले साल के बराबर ही है। एजुकेशन और हेल्थ में जो पैसा एलोकेट किया गया उसकी बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का बजट 8.4% से बढ़ाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का बजट 3.8% से बढ़ाया गया। जबकि जो पॉलिसी बोलती है कि एजुकेशन पे कम से कम 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए, हेल्थ पे 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए, तो ये जो 8.4% और 3.8% बढ़ाया जा रहा है ना, कम से कम 100% बढ़ना चाहिए था, दोगुना होना चाहिए था, तब जाके ये 6% जीडीपी और 2.5% जीडीपी हेल्थ में और 6% जीडीपी एजुकेशन में आप फुलफिल कर पाओगे। मतलब कुल मिला के एजुकेशन और हेल्थ में जो अलॉटमेंट किए जा रहे हैं, जो इंक्रीमेंट्स किए जा रहे हैं खर्चे के, बहुत कम है। तो ये सोशल सेक्टर में बजट में जो भी प्रोविजंस थे उसके बारे में हमने बात की। अब आ जाते हैं बजट विदाउट अ विजन फॉर एग्रीकल्चर। यहां पे आर राम कुमार साहब अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के साथ एसोसिएटेड है, कि कैसे इस बजट में एग्रीकल्चर को लेके विजन की कमी है। देखिए, एग्रीकल्चर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फूड और फर्टिलाइजर, और दोनों ही क्राइसिस में इस समय पे ग्लोबल प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में कम है। इनफैक्ट इंडिया में तो सफिशिएंट क्वांटिटी में दुनिया में कम पड़ रहा है। दुनिया भर में फूड से रिलेटेड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस की बात करूं तो पिछले 2 साल में 200% फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं। फर्टिलाइजर और फार्म केमिकल्स के दाम इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से शूट अप हुए, इसलिए सरकार की जो सब्सिडी थी फर्टिलाइजर पे वो भी बढ़ी है। फिर सरकार ने 2015 में एक प्लान बनाया था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। टेक्निकली देखा जाए तो 2015 के रिस्पेक्ट से अब तक इनकम गिरी है, डबल होना तो दूर की बात है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 2020-21 से 22-23 के बीच में 3 से 3.5% के बीच में घूम रही है। तो हम यहां पे सक्सेसफुल हो क्यों नहीं पा रहे हैं, ये क्वेश्चन यहां पे उठाया जा रहा है। देखिए, बजट के ऑब्जेक्टिव्स यहां पे टू फोल्ड हो सकते थे। एक तो फार्मर्स और कंज्यूमर्स को बचाना फूड और फर्टिलाइजर क्राइसिस से, और कल्टीवेशन से जो नेट इनकम है फार्मर की वो बढ़ाना। बट एक्चुअली में यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड था सरकार का कि फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी जितनी है उतनी रखी जाएंगी अगर बढ़ाई ना जाए तो, लेकिन एक्चुअली में इनको यहां पे कम कर दिया गया। जी हां, फूड सब्सिडी 2022-23 में 2.87 लाख करोड़ थी, ये रिपीट हो रहा है, अभी पहले ही बताया। और 2023-24 में बजटेड एस्टिमेट है 1.97 लाख करोड़, और एक्चुअली में 2022-23 में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो 2.87 लाख करोड़। आप बोलोगे सर ये बजटेड एस्टिमेट रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है? तो देखिए, जब बजट पेश किया जाता है, जैसे इस साल 2023-24 का बजट पेश किया गया तो साल के शुरुआत में पेश किया गया, तो आप क्या बोलोगे? बजटेड एस्टिमेट। फिर जब साल खत्म होने को आएगा तब एक आएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट, फिर सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट, थर्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो एस्टिमेट्स ओवरऑल बदलते रहते हैं। तो बजटेड एस्टिमेट मतलब साल के शुरू में जो बजट के समय पे एस्टिमेट दिया गया, रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब खर्चा ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा तो आपको अच्छा आइडिया लग चुका कितना खर्च हुआ। तो ये फर्क होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की जाए तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पिछले साल एलोकेटेड थी 22-23 में 2.25 लाख करोड़, इस साल 2023 में हो गई 1.75 लाख करोड़। फिर ऑथर ये बोल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इतनी वैगरी है, एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स हिली हुई है, फार्मिंग से लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब ऐसे समय पे मनरेगा का जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार ने कट डाउन कर दिया। पिछले साल 73,000 करोड़ बजटेड एस्टिमेट था, 89,000 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट था। इस बार 2023-24 का बजटेड एस्टिमेट केवल 60,000 करोड़ रुपए, इससे कैसे काम चलेगा? तो जहां पे फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है वहां पे आप फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम कर रहे हो। अरे ओवरऑल जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाए गए थे पिछले 2 सालों में, उतना तो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है फार्मिंग में। तो एक्चुअली में रियल इनकम फार्मर की ज्यादा बढ़ी नहीं है। फिर ऑथर क्या बोल रहा है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसको 459 करोड़ रुपए एलोकेट किए बजट ने। ये नई स्कीम यहां पे लाई गई है, बट नेचुरल फार्मिंग का कोई साइंटिफिक वैलिडेशन है नहीं अभी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही जहां पे बेसिकली आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स इनका प्रयोग नहीं करोगे। तो इसके प्रयोग ना करने से 25 से 30% ईल्ड कम हो सकती है। तो ये 459 करोड़ एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को कितनी मदद देगा, इसको लेके थोड़ा डाउट यहां पे बना हुआ है। फिर कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 2022-23 में कैपेक्स एक्सपेंडिचर था 7.5 लाख करोड़, जो इस बार 10 लाख करोड़ कर दिया गया।
अब इस 7.5 लाख करोड़ कैपेक्स एक्सपेंडिचर में जो पैसा क्रॉप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को पिछले साल एलोकेट किया गया था वो 119 करोड़ था। इस साल वो केवल 84.3 करोड़ होगा। तो एक्चुअली में आप क्रॉप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के कैपेक्स एक्सपेंडिचर में कुछ खर्चा कर ही नहीं रहे हो। पिछले साल तुमने वैसे ही कम किया था, इस बार तो और कम कर दिया। फिर बताया जा रहा है कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का जो कैपिटल अकाउंट है, जहां पे एक्चुअली में एसेट्स को बनाया जाता है, इसका बजट एलोकेशन 2022-23 में 350 करोड़ था, जो कि 2023-24 में गिर के 325 करोड़ हो चुका है। एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था, इसका एलोकेशन 2022-23 में 500 करोड़ था, लेकिन केवल 150 करोड़ खर्च किया गया। और 2023-24 में इस पर्टिकुलर फंड में 500 करोड़ रुपए डाला गया, बट कितना खर्च किया जाएगा इसकी कोई क्लियर कट जानकारी है नहीं। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में बजट कहां शॉर्ट पड़ रहा है, इन कमियों को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है यहां पे ऑथर। फिर बहुत सारी एग्जाम्पल स्कीम्स दे रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड, पीएम प्रणाम स्कीम, गोवर्धन स्कीम, अमृत धरोहर, भारतीय प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, फिर मिश्ती स्कीम। ये सारी स्कीमें बनाई तो गई हैं, बट इनको इनएडिक्वेट डेवोल्यूशन किया गया, फंड्स का ग्राउंड लेवल पे ज्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार की बातें बोल रहा था। फिर ऑथर का ये बोल रहा है कि निर्मला सीतारमण जी स्पीच दे रही थी, तो इस स्पीच में मिलेट्स के ऊपर भी ओवरऑल काफी फोकस डाला गया था, लेकिन ओवरऑल मिलेट्स के रिस्पेक्ट में भी हैदराबाद में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ज्यादा मिलेट्स के ऊपर कुछ होगा नहीं, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद बनाने की बात की गई। एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे मिलेट्स के प्रोडक्शन को आप कैसे एनहांस करोगे, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं बताया गया। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ की टारगेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान की गई है, बट बजट पेपर्स में केवल 121 करोड़ का इंक्रीमेंट है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में ओवरऑल एक्चुअली में बजट सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा। अब ऑथर का शायद व्यू पॉइंट ये है कि ज्यादा एलोकेशन करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से आप सोचो तो हर चीज में आप ज्यादा एलोकेशन कर नहीं सकते, रीजन बीइंग आपके पास पैसे लिमिटेड है। फिर आगे आ जाते हैं अब बैलेंस बिटवीन कैपिटल आउटलेस एंड फिस्कल प्रूडेंस। तो यहां पे चूंकि रिपीटेड चीजें हैं, तो मैं आपको एक एक करके जो 5 पॉइंट्स यहां पे बताए गए वो बताऊंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि सरकार का टारगेट था ये जो 22-23 में 6.4% फिस्कल डेफिसिट की है, इसको फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक 5.9% पे लेके जाएंगे और 2025-26 के एंड तक 4.5% पे लेके जाएंगे। तो फिस्कल कंसोलिडेशन होगा तो इकोनॉमी पैंडेमिक के शॉक से धीरे धीरे करके निकल पाएगी। हम बहुत ज्यादा उधारी पे खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब एक लिमिट से ज्यादा उधार लेके आप खर्चा करोगे तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगी, फिर आप इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाओगे। वैसे भी अभी भी सरकार के पास जितना रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है उसका 40% इंटरेस्ट पेमेंट पे आ रहा है, तो फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऑथर्स फिस्कल कंसोलिडेशन पे उतना ध्यान करते नहीं। इससे पहले के 2 आर्टिकल में हमने देखा कि ओवरऑल ऑथर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कम पैसा आपने एलोकेट किया है, बट सरकार का लॉजिक भी हमें समझना पड़ेगा कि पैसा है कहां। फिर एक और पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है कि भाई 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, जो कि जीडीपी का 3.3% है। अब इसमें ओवरऑल अगर आप जो ग्रांटीनेट दिया जाता है स्टेट्स को उसको जोड़ दें तो 4.5% ऑफ जीडीपी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जाएगी 79,000 करोड़ की, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में गिना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कैपेक्स के रिस्पेक्ट में अलॉटमेंट किया गया है, पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा किया गया है। सरकार को ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो सस्टेनेबल तरीके से आप इकोनॉमी को बिल्डअप कर सकते हो, सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि वेलफेयर पॉलिसी में सरकार बस अपना पैसा लोगों को दे देती है, एक्चुअली में कोई इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलता। सरकार यहां पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहती है। उसका जो एक तरीका और सरकार ने निकाला है तीसरा, वो ये है कि भाई इनकम टैक्स में एम्बिशन को सरकार ने कम किया। पहले 5 लाख तक की इनकम टैक्स एग्जिस्टेड थी, अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। सरकार को ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन देने से बॉयंसी बढ़ेगी। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 और 22 में टैक्स बॉयंसी बढ़ी है, मतलब जितनी जीडीपी बढ़ रही है उसके रिस्पेक्ट में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत स्ट्रांग इनकम टैक्स ब्रैकेट्स रखने में सरकार भरोसा नहीं रखती। सरकार यहां पे इनकम टैक्स ब्रैकेट्स को थोड़ा रिलैक्स कर रही है, इससे जो मिडिल मैन है उसकी जेब में ज्यादा पैसा जाएगा और वो ज्यादा खर्चा करेगा। लेकिन ऑथर यहां पे काउंटर व्यू पॉइंट दे रहा है कि मिडिल मैन का भले ही आप इनकम टैक्स कम कर दो, लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ओवरऑल मिडिल पर्सन से आप बहुत ज्यादा खर्चे की उम्मीद नहीं रख सकते। फिर ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार ने टारगेट इस बार कम रखा है, 50,000 करोड़ का टारगेट रखा है। हो सकता है कुछ 1-2 बड़े पब्लिक सेक्टर का मेजर केस पे डिसइन्वेस्टमेंट इस साल प्लान किया जाए।
ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आरबीआई से आने वाला जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो लगभग 48,000 करोड़ पे एक्सपेक्टेड है। फिर इस बजट में वुमेन को एम्पावर करने की बात की जा रही, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एम्बिशियस प्रोग्राम बनाए गए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, लेकिन सोशल सेक्टर को जो एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है, जो पैसा एलोकेट किया गया है वो लिमिटेड है। तो आप भले कितने प्लान बना दो, आपने जो ग्राउंड लेवल पे पैसा एलोकेट किया है वो कम है, तो वो ग्राउंड सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। और फिर फाइनली यहाँ पे बात हो रही है अ रैफ्ट ऑफ कंसेशंस एमिड कंसोलिडेशन। तो बेसिकली यहाँ पे फिर वही है कि भैया लास्ट बजट है सरकार का, फुल फ्लेज्ड बजट है जनरल इलेक्शन से पहले, तो यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। यूथ, वुमेन, फार्मर्स, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सबकी ओवरऑल सैलरीड क्लास पर्सन्स, एमएसएमईज, हमें सबके बारे में सोचना है। अमृतकाल का पहला बजट इसको एड्रेस किया गया है। फिर सरकार अपनी तारीफ कर रही है, जैसे सरकार का ये बोलना है, निर्मला सीतारमण जी का ये बोलना है कि जो पर कैपिटा इनकम है ओवरऑल इकोनॉमी की वो 1.97 लाख पहुंच चुकी है। 2014 में जब आए थे उससे दुगनी हो चुकी है। इंडिया ऑलरेडी दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। डिजिटल प्रपोजल्स में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वगैरह वगैरह। मतलब हम लोग एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट रोबर्स उसके साथ। अब यहाँ पे कुछ स्कीमों की बात की जा रही है, जैसे पीएम विकास या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पर्सन्स को मदद दी जाएगी, विश्वकर्मास को मदद दी जाएगी, एक पैकेज ऑफ असिस्टेंस दिया जाएगा जिससे वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्केल और रीच को बढ़ा सके। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे कितना पैसा दिया जाएगा, इस पैसे को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये अभी नहीं बताया गया बजट में। फिर एक और स्कीम यहाँ पे बनाई गई है, मिस्टी स्कीम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल आउटकम्स। तो मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा कोस्ट लाइन में और सॉल्ट पैन लैंड्स में। बट ऑथर फिर इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ऑलरेडी मनरेगा जैसी स्कीम है जिसके अंदर इस प्रकार के मिस्टी इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो मनरेगा स्कीम को तो सरकार हटा रही है और मिस्टी जैसी नई स्कीम्स बना रही है। तो अगर इस प्रकार की मिस्टी स्कीम्स में मैंग्रोव प्लांटेशन अगर आप अनस्किल्ड वर्कर से कर रहे हो तो उस प्रोग्राम को तो आप मनरेगा के अंदर भी चला सकते हो। तो मनरेगा का पैसा काट रहे हो और ओवरऑल मिस्टी स्कीम जैसी बना रहे हो, तो उससे होगा क्या? तो अब देखिए मेरे हिसाब से तो मिस्टी स्कीम एक स्पेसिफिक स्कीम है और स्पेसिफिक स्कीम के जो कंटर्स हैं वो डिसाइडेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूजफुल होती है। बट ठीक है, ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है उसको। फिर रूरल डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर, तो भैया 2023-24 में 2.38 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया रूरल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर के लिए। पिछले साल में बजट का 5.2% था, इस बार 5.3% है। लेकिन ये 5.3% पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 0.6% कम है, 0.06%, 0.6% पॉइंट्स कम है। ठीक है भाई, ये सब बातें। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मिस सीतारमण जी ने यहाँ पे जो पर्सनल इनकम टैक्स बदला है और जो कस्टम ड्यूटीज में ट्वीक किए हैं उससे सरकार को 37,000 करोड़ का पैसा कम मिलेगा। ये बात यहां बताई जा रही है कि इनकम टैक्स चेंजेस इन कस्टम ड्यूटीज विल कॉस्ट द गवर्नमेंट 37,000 करोड़। बट लॉन्ग टर्म में ये जो पैसा है वो लोगों की जेब में जाएगा, मिडिल क्लास की जेब में जाएगा। ये मिडिल क्लास इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसका सेविंग रेट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पुश मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स में सरकार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अब ये गैम्बल सरकार का सही बैठेगा कि नहीं, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो भाई कल के एडिटोरियल में ठीक ठाक टाइम लग गया है। आज के एडिटोरियल की बात की जाए तो एक आर्टिकल है राइट रीडिंग ऑफ पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टी। अब ये क्या चीज है? पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? तो देखिए पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिक्स क्या होती है? क्लीवेज पॉलिटिक्स ये होती है कि भाई इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजिकल लाइन खींच के बैठी है कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर डोमेन में इस प्रकार से काम करूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टी सोच के बैठी है। तो सोशल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डोमेन में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी लाइन फिक्स कर ली है और उसने ये तय कर लिया, लाइन फिक्स कर ली मतलब तय कर लिया है कि भाई मैं तो इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर इसी हिसाब से काम करूंगा, इसको आप बोलते हो क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टी मतलब आप इस लाइन के परे पहुंच चुके हो। क्लीवेज पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक दायरा आपने फिक्स कर लिया, अपनी एक आइडियोलॉजी फिक्स की, उसके हिसाब से ही काम करोगे। पोस्ट क्लीवेज मतलब आप उस दायरे से बाहर निकल रहे हो। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जा रही है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई,
फिर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल हो गई उड़ीसा में तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गई, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो गई। इस प्रकार की पार्टीज को पोस्ट क्लीवेज पॉलिटिक्स बोला गया, बट आइडियोलॉजिकली ये भी कहीं ना कहीं क्लीवेज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको कम कर देते हैं। इस प्रकार की कुछ पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट दिए गए हैं जो कि मुझे उतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं, इसलिए मैं इस आर्टिकल को ऑलवेज स्किप कर रहा हूं। फिर अगले आर्टिकल पे आते हैं, ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। यहां पे क्या बताया जा रहा है, तो भैया साउथ एशिया के ट्रेड एक्सेस को यहां पे बात की जा रही है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट देखो, रिसेंट वार्निंग देखो 31 जनवरी 2023 की, तो आईएमएफ ने बोला है कि 2022 में जो ग्लोबल ट्रेड 5.4% से बढ़ा है, 2023 में केवल 2.4% से बढ़ेगा। और ये कवरेज भी ऑप्टिमिस्टिक बताई जा रही है। ओवरऑल ग्रोथ केवल 2.4% होगी 2023 में, इसको भी ऑप्टिमिस्टिक बोला जा रहा है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिली हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, कोविड-19 के वेरिएंट्स इधर उधर फैल रहे हैं। ये सब कहां बोला गया है, तो आईएमएफ की बुक पब्लिश हुई है, साउथ एशिया पाथ टू रेजिलिएंट ग्रोथ। इसने क्या बोला है कि भाई देखिए 1990s के बाद पे ये जो साउथ एशिया की ट्रेडिंग है और ईस्ट एशिया की ट्रेडिंग है, इसके बीच में जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रीजन ये है कि साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया है उसने ईस्ट एशिया के साथ बहुत सी पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को जोड़ा है, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का अगर आप ट्रेड देखो तो 1990 से लेकर 2018 के बीच में सालाना 10% पे बढ़ा है, और 2018 में $332 बिलियन पे था, आगे आने वाले समय पे $500 बिलियन पहुंच सकता है। बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए, हो सकता है 2030 तक साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में 30 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो भले ही एशिया कोविड-19 पैंडेमिक से उभर रहा है, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में जो एसोसिएशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बैरियर्स हैं गुड्स और सर्विसेज ट्रेड के बीच में, इनको कम किया जा रहा है। रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन को अक्रॉस एशिया बढ़ाया जा रहा है, इंपोर्ट टैरिफ्स को कम किया जा रहा है, नॉन टैरिफ मेजर्स को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं अलग अलग कंट्रीज में। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग को फैसिलिटेट करते हैं, एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर आप देखो साउथ एशिया में 600 SEZs हैं ऑपरेशन में, कोची, ग्वादर, मिसमराई, बांग्लादेश, हम्बनटोटा, श्रीलंका, हर जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाए गए। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग को सपोर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये सब बातें बताई गई। उसके चलते मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस आती हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा जरूरी यह है साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के इंटीग्रेशन के लिए कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ा जाए। यह बात हो रही है RCEP की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक प्रकार का रीजनल रूल बेस्ड ट्रेड बनाता है। इंडिया भले इसका पार्ट नहीं है, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल की डेट में इंडिया बन जाए, हो सकता है इंडिया बन जाए। साउथ एशिया भले FTA में धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जापान इंडिया का FTA आ चुका है, श्रीलंका सिंगापुर का FTA आ चुका है, पाकिस्तान इंडोनेशिया का FTA आ चुका है। कल की डेट में अगर इंडिया के ट्रेड टर्म्स के फेवर में बात आ जाए तो इंडिया भी RCEP ज्वाइन कर लेगा। तो ये जो छोटे छोटे FTAs बन रहे हैं ये इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म होने चाहिए एक बड़े रीजनल रूल बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट के जैसे कि हो गया RCEP, ठीक है ना। हालांकि उसमें बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे तभी कुछ ऐसा होगा। रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2022 में FTA साइन किया है। तो कुल मिला के ये जो FTA की पोटेंशियलिटीज हैं, इनको लॉन्ग टर्म में आप कह लो कैश ऑन किया जा सकता है, और इंडिया को इन्हीं FTAs के एंगेजमेंट के थ्रू RCEP का मेंबर बनाया जा सकता है, ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ा जा सकता है। इंडिया एक और रीजनल मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चूंकि साउथ एशिया का जो सार्क है वो फेल हो गया था, तो इंडिया यहां पे बिम्स्टेक को इस्तेमाल कर रहा है, बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है। और साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बिम्स्टेक वाला मैकेनिज्म भी अच्छा खासा इफेक्टिव कारगर सिद्ध हो सकता है। फिर एक और आर्टिकल है, चैट GDP एंड फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म। देखिए, एक समय पे होता था जर्नलिज्म कन्वेंशनल होता था। ओवरऑल एक जो जर्नलिस्ट था वो ओवरऑल न्यूज को प्रोड्यूस करता था, अलग अलग ऑथर्स से कंसल्ट करता था, ट्रेडिशनल रिसर्च रूट जिसको बोला जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली चैट GPT का इस्तेमाल किया जाता है, चैट बॉट। तो दुनिया भर के जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स को चैट बॉट प्रोड्यूस करता है और उसके बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन ला के देता है। जैसे ईरानियन मोरालिटी पुलिस के बारे में एक आर्टिकल लिखना था ऑथर को, तो उन्होंने चैट GPT का इस्तेमाल किया। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि कैसे चैट GPT जर्नलिज्म को इंपैक्ट करेगा।
देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन है, ये सिंपल न्यूज आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो जर्नलिस्ट है वो स्पीड में रेलेवेंट न्यूज ला सकें, वो रेलेवेंट न्यूज बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होगी, इन्वेस्टिगेटिव नहीं होगी, बट हाँ न्यूज को कम ड्यूरेशन में आपके सामने ला के रख देगी। तो आज की डेट में जहां आनन फानन के समय पे जल्दी न्यूज पहुंचाने की होड़ है, वहां पे चैट जीपीटी वाला मैकेनिज्म काफी काम का है। ठीक है ना भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म खुद ये बोलता है कि ये चैट जीपीटी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन हो सकता है कि कुछ केसेस में इररेलेवेंट हो जाए, या कुछ केसेस में आप कह सकते हो गलत हो जाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन तेजी में आ रही है ओवरऑल आप कह लो किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म के थ्रू आ रही है, एक रोबोट, एक मशीन आप कह लो सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रही है, उसमें हो सकता है कि डेप्थ ना हो सकता है उसमें कुछ फेक न्यूज रिपोर्ट हो गई हो। ठीक है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में ओवरऑल फेक न्यूज के डिसप्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं, मतलब आप कह लो एक फेक न्यूज को ना फैलाने के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग रिपोर्ट, स्पोर्ट्स कार्ड्स, प्रेस रिलीजेस, ये सब हो सकता है जल्दी ह्यूमंस के हाथ में निकल जाए, पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में चला जाए, लेकिन बहुत सी चीजें ह्यूमन जर्नलिज्म के हाथ में रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्रेट कॉर्पोरेट बोर्ड की मीटिंग न्यूयॉर्क सिटी में कहां हो रही है, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही पता कर सकता है, ये चैटबॉट्स नहीं पता कर सकते। तो आर्टिफिशियल वर्सेस नॉट आर्टिफिशियल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप जर्नलिज्म में लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको लगाना है, क्योंकि अगर आपने खुलेआम मशीन पे चीजें छोड़ दी तो वो कल की डेट में एक बड़ी क्योस, एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर सकती है। तो इन डेप्थ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है तो एक जर्नलिस्ट को खुद लगना पड़ेगा, और अगर कम समय में रेलेवेंट न्यूज को आपके सामने ला के रख देना तो वो इन्वेस्टिगेटिव आप कह लो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम बड़ा मस्त है। देखिए एंड में बड़ा अच्छा बताया गया, ये जो चैटबॉट मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि अगर आप न्यूज आर्टिकल को फीड करो तो उसका क्रक्स एक सार एंड में निकल आता है, लेकिन द हिंदू एडिटोरियल में जो एनालिटिकल एडिटोरियल छपते हैं उसको अगर आप इस चैटबॉट के एआई में इन्फ्यूज करोगे तो एक प्रॉपर रेलेवेंट आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि एडिटोरियल के आर्टिकल्स बहुत हद तक एनालिटिकल होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ही आप उनको समझ सकते हो। तो ये सब बातें यहां पे बताई गई।